Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the autoimmunity and the immune system of our body. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. So let's start with the video. बात करते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमें पता है हम लोग हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, हम लोग मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म हैं अभी तक के। तो हमारे अंदर या फिर जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है या जो ये मेमोरी सेल्स का कॉन्सेप्ट है वो होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है ना कि कोई भी फॉरेन एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में पूरा हमने पढ़ा है किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से एक के बाद एक चीज़ें होती हैं और इवेंचुअली एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से जो एंटीजन है, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी से वाइप आउट किया जाता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ देखोगे ना बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसके अंदर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करता है वो, ताकि उसके ऊपर जो भी अटैक करने वाले बैक्टीरियल फेजेस हैं या फिर वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उनका जो डीएनए है उन्हें उसे चॉप कर सके। इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। हमारी बॉडी जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम लोग इतने ज़्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग हायर वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं और हमारे अंदर ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी सेल्स का एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का या फिर मेमोरी सेल्स का एंटीबॉडीज़ का जो कॉन्सेप्ट है कम्प्लीटली वो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है। अब इससे क्या होता है ना कि ये जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, जो मेमोरी सेल्स बन रही हैं, इससे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, दो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि हम लोग फॉरेन एंटीजन से कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से या फिर बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं कि हमारी बॉडी हमारी ही सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। यानी कि देखो होता क्या है ना, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी जेनेटिक होते हैं, है ना, एक जनरेशन बाय जनरेशन एक फैमिली के अंदर पास ऑन होते रहते हैं या फिर अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद के सेल्स पे ही अटैक करना शुरू कर देती है। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं उसके। एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में इसी चैप्टर के अंदर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर होता क्या है, जैसे मैं बताया कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। फाइबरस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। सबसे ज़्यादा हाईली मूवेबल जॉइंट होता है वो होता है साइनोवियल जॉइंट। उसके बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना या फिर ये जो डिसीज़ है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, इसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। मतलब हमारी बॉडी को लगता है कि ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, यही हमारे लिए फॉरेन है। वो डिफरेंस नहीं समझ पाती सेल्स के बीच में और फॉरेन एंटीजन के बीच में, और हमारी साइनोवियल फ्लूइड के लिए ही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है ना कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, जैसे पूरा हमने जो पढ़ा था एक के बाद एक स्टेप्स फॉलो करते हुए, वैसे ही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और एंटीबॉडीज़ इस साइनोवियल फ्लूइड को न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं और इस वजह से जॉइंट्स पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से कंडीशन स्टार्ट होती है या फिर इस तरीके से ये कंडीशन जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वो जनरेट होती है। दूसरा एग्जाम्पल भी दे रखा है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन वो 11th क्लास के एनसीईआरटी में जो हमारा स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर है उसके अंदर, उसमें दे रखा है मायस्थेनिया ग्रेविस, जिसके अंदर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उनका डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हम लोगों को बस यही पढ़ना होता है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स के बीच में और फॉरेन एंटीजन्स के बीच में डिफरेंस करना भूल जाती है। अब अगर आप बात करोगे कि ये इनेट इम्यूनिटी की वजह से होता है या फिर एक्वायर्ड की वजह से होता है, तो जैसे मैंने बताया एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हाईली होता है, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब हाईली चांसेस हैं कि आपको जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रहा है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वजह से ही हो रहा हो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली होता क्या है इसके अंदर, हमारी लिम्फ वेसल्स होती है, हमारा लिम्फ होता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स अलग अलग प्रेजेंट होती हैं, टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से चीज़ें हमारे अंदर होती हैं जो कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। एग्जैक्टली देखो होता कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया था कि
हमारे चाहे रेड ब्लड सेल्स हों, चाहे WBCs हों, चाहे प्लेटलेट्स हों, ये सारी के सारे का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। यानी कि रेड बोन मैरो एक ऐसा लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि जितने भी सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं या फिर ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल बोला या फिर उनका प्रोडक्शन कराता है रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो के बाद में जैसे मान लेते हैं हमारे पास जितने भी सारे WBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं या फिर प्लेटलेट्स हैं, सबका फॉर्मेशन हमारे रेड बोन मैरो के अंदर हो रहा है। ठीक है, WBCs में हमारे पास दो तरीके के होते थे, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आते थे बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। एंड हमारे पास जो एग्रेनुलोसाइट्स आते थे उसके अंदर आता था लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। बात करते हैं पहले स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है, देखो बाकी सारे जो थे मैंने बताया ना, जो WBCs बाकी सारे हैं या फिर बाकी के जो RBCs हैं या फिर प्लेटलेट्स हैं, इनका फॉर्मेशन और मैच्योरेशन कम्प्लीटली ही जो हमारे रेड बोन मैरो है उसी के अंदर हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के लिए, तो लिम्फोसाइट में हम जानते ही हैं हमारे पास B लिम्फोसाइट्स होते हैं, हमारे पास T लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो तो बोन मैरो के अंदर ही होता है, और B लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन होता है वो भी जो रेड बोन मैरो है उसी के अंदर हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं T लिम्फोसाइट्स के बारे में, जब बात करते हैं T लिम्फोसाइट्स के बारे में, तो इनका फॉर्मेशन तो हमारे रेड बोन मैरो के अंदर होता है, लेकिन इनका जो मैच्योरेशन है वो थाइमस के अंदर होता है। ठीक है, अब ये जो थाइमस है या फिर हमारी जो रेड बोन मैरो है, ये हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं या फिर जो भी हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर इम्यून सेल्स जो हैं, यानी कि जो भी हमारे सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए एसोसिएटेड हैं। ठीक है, चाहे वो लिम्फोसाइट्स हों, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हों, या कोई भी जितने भी सेल्स हैं, उनके लिए जो उनके जो फॉर्मेशन में और उनके जो मैच्योरेशन में जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो थाइमस है एग्जैक्टली ये क्या होता है। रेड बोन मैरो का तो हमने देख लिया कि इसमें मेनली सारी की सारी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, और एक्सेप्ट द टी सेल्स को छोड़ करके बाकी सबका मैच्योरेशन भी हो जाता है। टी सेल्स का इकलौते ऐसे टी सेल्स होते हैं जिनका मैच्योरेशन जो होता है वो थाइमस में होता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली थाइमस होता कहाँ है। थाइमस हमारी जो ब्रेस्ट बोन है, जो स्टर्नम है, उसके जस्ट पीछे होता है, और जो हमारा हार्ट का जो एओर्टा होता है उसके जस्ट आगे होता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि डॉर्सल टू द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू द एओर्टा। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दे सकते हो इसकी थाइमस की। ठीक है, अब थाइमस क्या करता है, जैसे जैसे आप एज में बढ़ते चले जाते हो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे थाइमस का साइज़ होता है वो छोटा होता चला जाता है। इस वजह से जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो एजड लोग होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ओके, इसमें से अलग अलग तरीके के हार्मोन्स भी निकलते हैं, जैसे एक का एग्जांपल है थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ये जो टी सेल्स होते हैं इनके मैच्योरेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो थाइमस होता है NCERT में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। थाइमस जो है उसके अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, लाइक कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स के रीजन के अंदर जो टी सेल्स हैं उनका मैच्योरेशन होता है। ठीक है, और जो मेडुला वाला पार्ट है उसमें जो मैच्योर टी सेल्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस तरीके से जो हमारी सारे के सारे इम्यून सेल्स होते हैं वो थाइमस में, और जो हमारे रेड बोन मैरो है उसके अंदर अलग अलग तरीके के जो इम्यून सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन और मैच्योरेशन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी होती हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम को ही बनाती हैं। जैसे कि हमारे पास होती है पियर्स पैचेस, हमारे पास होती है लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, स्प्लीन और अपेंडिक्स, और माल्ट यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स होती हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं अलग अलग, जो कि ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम को, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फ होता है डेफिनेटली, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम को बना रहे होते हैं। ओके, और उसमें भी स्पेसिफिकली ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ये जो लिम्फॉइड सर्टन टिश्यूज़ हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो सेल्स हैं, ये मेनली हमारी इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उनके बारे में। प्राइमरी में तो हमने देख लिया कि जो भी हमारे पास दो ऑर्गन्स थी, रेड बोन मैरो एंड थाइमस, ये दोनों की दोनों फॉर्मेशन कर रही थी और जो हमारे मैच्योरेशन था उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ये एंटीजन और जो भी लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स बोलो या फिर जो भी फाइगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स हैं, फिर इम्यून सेल्स हैं कॉमनली, उनके इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अभी तक यहाँ पे हमने फॉर्मेशन देख लिया रेड बोन मैरो के अंदर और थाइमस के अंदर। ठीक है,
अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये क्या करती है, जो भी हमारे बॉडी में से अलग अलग जगहों से टिश्यू फ्लूइड आता है या फिर जो लिम्फ आता है स्पेसिफिकली, उसमें बेसिकली एंटीजन होंगे ना, तो उन एंटीजन का ये जो इम्यून सेल्स है उनके साथ में इंटरेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमने देखा था लिम्फ नोड्स के अंदर कि जो हमारा डेंड्राइटिक सेल था वो एंटीजन पकड़ के लेके आता था जो हमारे लिम्फ नोड्स पे बैठे हुए लिम्फोसाइट्स हैं उनके लिए, टी सेल्स के लिए, टी हेल्पर सेल्स के लिए। फिर वो आगे जाकर के बी हेल्पर सेल्स को बोलेगा कि तुम अपने आगे जाकर के एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करो, एंड सो चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारे लिम्फ नोड्स हो गए या फिर जो हमारे स्प्लीन हो गई, ठीक है, ये लोग जो एंटीजन और हमारे इम्यून सेल्स हैं इनका इंटरेक्शन कराने के लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्प्लीन साथ ही साथ में ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहलाती है, क्योंकि जो हमारी आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज़ की होती है, ठीक है, और वो यहीं पे आके मर जाती हैं। उसके साथ साथ में ये थोड़ा सा रिजर्वायर भी बनाती है रेड ब्लड सेल्स के लिए। ओके, अब बात करते हैं, हमारे पास अलग अलग जगहें भी होती हैं, जैसे टॉन्सिल्स हो गए, ठीक है। टॉन्सिल्स यानी कि जो हमारा बकल कैविटी के आसपास वाला रीजन है उसमें वहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, वो भी वहाँ पे जो एंटीजन्स आ रहे हैं वहाँ पे उनको पकड़ करके, मतलब बेसिकली हमारी इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पियर्स पैचेज जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है उसमें जो ड्यूodenum, जेजुनम एंड इलियम वाला पोर्शन होता है, इलियम वाले पोर्शन में हमें पियर्स पैचेज देखने को मिलते हैं। ये भी हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ में हम बात करते हैं माल्ट के लिए, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में होते हैं, जो कि 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और 50%, इवन मोर देन 50% जो लिम्फोइड टिश्यू है उसका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देखने को मिलती है। लेकिन इम्यूनिटी ऐसा सच नहीं, लेकिन वहाँ पे उन ट्रैक्स के थ्रू जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनको तुरंत की तुरंत डील किया जा सकता है उनके साथ में। तो इस तरीके से जो हमारी स्प्लीन है, हमारे पियर्स पैचेस हैं या फिर टॉन्सिल्स हैं, अपेंडिक्स है, लिम्फ नोड्स हैं, या फिर जो हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स भी थे, वो इस तरीके से ही हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली बना देते हैं। देखो लिम्फेटिक सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं स्पेसिफिकली, या जो थोड़ा बहुत लिम्फ है, लाइक डायरेक्टली लिम्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन लिम्फ जो है साथ में अपने, या फिर जो इंटस्टिशियल फ्लूइड है, फिर जो टिश्यू फ्लूइड है, वो अपने साथ में एंटीजन बहुत सारे लेकर के आ रहा है, जो कि वो लिम्फ नोड्स तक या फिर स्प्लीन तक, जो कि एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, वहाँ तक लेके जा रहा है। और फिर एंटीजन का और जो वो पर्टिकुलर फैगोसाइटोसिस वाले सेल्स हैं या फिर वो जो इम्यून सेल्स हैं या फिर जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके साथ में इंटरेक्शन करा रहा है। अब अगर फैगोसाइटोसिस वाले सेल हैं यानी कि न्यूट्रोफिल्स हैं या फिर मैक्रोफेजेस हैं तो उसको एनगल्फ कर लेंगे, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल भी इनगल्फ कर लेगा आराम से। लेकिन अगर वो साथ ही साथ में हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, उसको सिंपल सा टी हेल्पर सेल्स आगे जाकर के प्रोलिफरेशन कराएंगे बी सेल्स का, एंड सो एंड सो ऑन, जो हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ा था वो चीज़ें होंगी। तो आप चाहे एलर्जिक रिएक्शन ले लो, चाहे आप नॉर्मल एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला चीज़ें उठा लो, या फिर आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में देख लो, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि उसमें जो ये हमारा स्पेसिफिकली लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं या फिर टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं, लिम्फ है, एंटीबॉडीज़ है, उनका पार्टिसिपेशन हाईली है। तो अगर आप पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखोगे ना उठा करके, तो आपको देखने को मिलेगा ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है स्पेसिफिकली, उसमें भी सर्टेन पार्ट्स, लिम्फ हो गया, लिम्फ डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गई, हमारे कुछ सर्टेन सेल्स, कुछ सर्टेन ऑर्गन्स, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पार्टिसिपेट कर रही होती हैं हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।